वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मानव की उत्पत्ति अभी भी अनबुझा सवाल है। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ शुरू हुई थी, कैसे हुई थी और कैसे विश्व में फैली? इसके आदि पूर्वज कौन थे? क्या मनुष्य ऐसा ही आदि में था जैसा आज है? ये सवाल आम मानव प्राणियों के लिए भी मनुष्य की उत्पत्ति के बराबर महत्व रखते हैं। गाय, घोड़ा, हाथी, कबूतर, चमगादड़, सर्प, मछली कैसे, कब और कहाँ उत्पन्न हुए? हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य से संबंधित हर जानकारी के लिए जिज्ञासु, व्याकुल और उत्सुक ज़्यादा होते हैं। मेरी उत्पत्ति तो मेरे माता पिता से हुई है, माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई है, उनके माता पिता की उत्पत्ति। यह कथन अनंत है, कभी न समाप्त होने वाला। फिर भी वैज्ञानिक विमर्श करके ठोस समाधान खोजा जा सकता है। अब तक जीव विज्ञान में यही पढ़ाया गया है कि हजारों वर्ष पूर्व आधुनिक मनुष्य आज जैसा नहीं था। लाखों वर्ष में म्यूटेशन द्वारा शारीरिक परिवर्तन के साथ 2 या 4 पैर पर चलने वाले अन्य स्तनधारी प्राणियों से उसका धीरे धीरे विकास हुआ। अब सवाल यह है कि मनुष्य का कोई तो एक माता पिता होना चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्योंकि कोई भी जीव अपने माता पिता से ही पैदा होते हैं और शारीरिक व मानसिक गुण रूप से एक समान होते हैं। इसका अर्थ है कि लाखों वर्ष में गुण परिवर्तन होने से हमारे आदि पूर्वज अवश्य ही हमारे जैसे नहीं हो सकते। ब्रह्मा ने सृष्टि के समय स्त्री पुरुष, नारी नर अपने जांघों को रगड़कर योग माया से पैदा किया, जिससे मनुष्य की संतति बढ़ी और भारत में विस्तार किया। ब्रह्मा, वैदिक और पौराणिक मनुष्य पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानता था, इसलिए भारत की अनुमानित विचारधारा ठप हो गई। जबकि यूरोप के वैज्ञानिक मानते हैं कि पहला मनुष्य मात्र 9000 वर्ष पहले था। वही ब्रह्मा ने पुत्री सावित्री व सरस्वती को उत्पन्न करके उन्हें जबरन पत्नी बनाकर मनुष्य की संतति बढ़ाई और हिंदुओं ने उन्हें आदि पुरुष मान लिया। अंधेरे में तीर चलाना नहीं तो और क्या है ये? हिंदू पौराणिक का मत है कि हर 71वें सतयुग में पृथ्वी जलमग्न होती है, जिसमें कुछ मनुष्य हिमालय पर बच जाते हैं, जिनसे मनुष्य की जनन होने से जनसंख्या बढ़ती है। दूसरे हजारों लोग घाटियों में दब जाते हैं, जो हजारों वर्ष बाद उसी स्थिति में जिंदा हो जाते हैं। आर्य समाजी यह भी दावा करते हैं कि मनुष्य जैसा आज है आदि में से ऐसा ही है और अंत तक ऐसा ही रहेगा। तात्पर्य है कि मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता है, जो विज्ञान के सिद्धांतों पर गलत है। वैदिक हिंदू धर्म तथा आर्य समाज अंधेरे में तीर चलाते, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि दुनिया में बिखरे हुए मनुष्य का आदि माता, आदि पिता, प्रथम पुरुष मनुष्य यही थे। जबकि डीएनए परीक्षण से स्पष्ट हो गया है कि आर्य ब्राह्मण यूरेशिया से भारत आए थे। तब 71वें युग या हिमालय में दबने बचने का सिद्धांत अमान्य हो जाता है। स्पेनार्ड मोसेस डी लियोन 13वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द बुक ऑफ स्प्लेंडर में लिखता है कि जेहोवा ने एक ही वक्त में एक पुरुष एडम व एक स्त्री लिलिथ को उत्पन्न किया, जो पति पत्नी बनाए। निर्दयी व शैतानी स्वभाव के कारण वह एडम को छोड़कर चली गई। एडम विक्षुब्ध हो ईश्वर से प्रार्थना करता है तो वह ईव को पैदा करके पत्नी के रूप में प्रदान करता है और आदेश देता है कि तुम लोग पृथ्वी पर मनुष्य की संतति बढ़ाओ। ऐसी ये पुस्तक में वर्णन है द बुक ऑफ स्प्लेंडर में। और बाइबल के अनुसार 2,09,000 वर्ष पहले यीशु ने एडम ईव को सजा बतौर पृथ्वी पर भेजा था, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति होकर वह हर भूभाग में फैलता गया। जीसस यरूशलेम में थे, इसलिए वही मनुष्य के आदि माता पिता आदम ईव थे। इसे सच माने तो पूरी दुनिया में यरूशलेम की संस्कृति और भाषा होनी चाहिए थी,
जो नहीं है। दूसरे इटली का ईसाई क्रिस्टोफर कोलंबस 14वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तत्पश्चात ईसाई भारत आने लगे, परंतु उनके आदि पूर्वज नहीं। आज करीब 1 करोड़ से ज़्यादा ईसाई भारत में है। न उन्होंने अपनी संस्कृति त्यागी, न ही भारतीय संस्कृति अपनाई, न ही अपनी संस्कृति भारतीयों को ला दी। तमाम हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई हुए, जिनका आदि पूर्वजों से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अपनी संस्कृति लेकर आए, जिसे न तो त्यागी और न ही भारतीय संस्कृति अपनाई। इससे स्पष्ट है कि विश्व की हर सभ्यता के लोग अपने आप में स्वतंत्र रही, अपनी पहचान कायम रखने में भी सफल रहे। अतः विश्व के सभी मनुष्य के आदि पूर्वज एक नहीं है और एक ही स्थान पर आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। अंधेरे में तीर चलाने से वैज्ञानिक सत्य नहीं बदलते हैं। ईसाई इस्लाम धर्म की उत्पत्ति या विकास 1400 वर्ष पूर्व होने से 2,09,000 वर्ष पूर्व एडम ईव की कथा या चश्मदीद गवाह होने हैं। यूहन्ना, जेहोवा, यीशु या कोई पैगंबर कोई नहीं। हिंदुओं में भी कौन है? ब्रह्मा, सरस्वती, सावित्री या शिव के काल का ब्यौरा प्रमाणित करे। सब अंधेरे में तीर चलाते हैं। सभी धर्मों में ये अंधेरे में तीर चलाने के बराबर ये वर्णन है। बात उस मनुष्य की है कि जो पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मा और जिससे पूरी पृथ्वी पर विस्तृत हुआ। प्राणी अपने जैसा ही प्राणी पैदा करता है। कबूतर से शेर की बात क्या करें? पक्षियों में कौवा तक पैदा नहीं हो सकता है। चीता से बिल्ली या खरगोश से चूहा पैदा नहीं हो सकता। फिर अवश्य ही मनुष्य सिर्फ मनुष्य से ही पैदा होता आया है। लेकिन पहला मनुष्य भी तो मनुष्य से पैदा हुआ होगा। यही सत्य नहीं है, क्योंकि आज का प्रत्येक प्राणी अपने अपने पूर्वजों से पैदा होता आया और कई लाखों वर्ष में म्यूटेशन से प्रभावित होकर अलग अलग प्राणियों में रूपांतरित हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य एक स्थान पर एक माता पिता से पैदा नहीं हुआ होगे। और क्योंकि निग्रो, द्रविड़, भील, एंग्लो इंडियन, रेड इंडियन, जापानी, चीनी, अफ्रीकन, आदिवासी एवं वन मानुष जैसी मनुष्य की विभिन्न प्रजातियां अपने अपने स्थान पर अपने अपने आदि पूर्वजों से रूपांतरित होते आए। विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं 9-10 हजार वर्ष ही पुरानी है, जिनमें मनुष्य द्वारा निर्मित मकान, वस्त्र, बर्तन, हथियार, सामाजिक संरचना आदि की पहचान से समय व सभ्यता का अनुमान लगाया गया है। हम मान लेते हैं कि हम स्थानीय सभ्यताओं में मिले फॉसिल मनुष्यों की संतान है, जिससे यह प्रमाणित नहीं हो जाता है कि वही पहले मनुष्य थे, क्योंकि तब फिर एक स्थान पर नहीं, हर देश या हर महाद्वीप या भूखंड पर खोजी गई सभ्यताओं के लोग पहले मनुष्य थे। प्रश्न है कि पहला मनुष्य विश्व में कहाँ जन्मा? सभ्यताओं से भी तो इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यूरोप की सभ्यता का मानव हड़प्पा की सभ्यता से 10-15 लाख वर्ष पूर्व नहीं आ सकता था। तब असभ्य होने, वैज्ञानिक सोच, साधन संसाधन के बिना वह हजारों मील दूर नहीं जा सकता था। इसलिए इसके लिए हमें जीव विज्ञान की शोध पर आधारित होना पड़ेगा। मानव का सृष्टि स्थान, तो मैक्स मुलर आदि भाषा शास्त्रियों के अनुसार आदि मानव का सृष्टि स्थान मध्य एशिया है। तो सबके अपने अपने मत है कि मानव का जन्म किस स्थान हुआ था सबसे पहले। बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान बाबू उमेश चंद्र विद्यारत्न मानवरे आदि जन्मभूमि पुस्तक में मंगोलिया बताते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्यव्रत या तिब्बत या हिमालय का निचला भाग बताया है मनुष्य के उत्पत्ति का। और सतपथ ब्राह्मण, हमारे हिंदू धर्म के सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में तेषा कुरुक्षेत्रे देव यजनम आस तस्मा दाहु कुरुक्षेत्रम देवानाम देव यजनम। प्राचीन देवता कुरुक्षेत्र में यज्ञ करते थे और वे वही पैदा हुए थे, अतः आदि मानव वे ही है। और बाइबल व कुरान के अनुसार मनुष्य का आदि जन्म स्थान बागअदन या बंदरों का देश है। ईश्वर ने चौथे आसमान स्वर्ग पर बगीचे में अपने जैसा पुतला आदम बनाया, उसके कान में फूंककर जीवन छोड़ दिया और घूमते घूमते वह सो गया। उसकी पसली निकाल कर नारी हवा को रचा। दोनों के प्यार की जलन से शैतान ने हवा को निषेध पेड़ के फल को तोड़ने खाने के लिए पटाया।
और दोनों ने ऐसा ही किया, जिससे ईश्वर नाराज होकर उन्हें पृथ्वी पर फेंकते हुए मनुष्य की संतति पैदा करने के आदेश देता है, जिनसे ही विश्व में मनुष्य की योनि स्थापित हुई। तो ये बाइबल या कुरान में वर्णन है हिमालय में आदि मनुष्य की योनि होने की कसौटियाँ। तो हिमालय संसार में सर्वोच्च व पुरातन पर्वत श्रृंखला है। पृथ्वी के जलमग्न होने पर ऊंचा होने के कारण हिमालय ही मनुष्य के बचने व पुनरुत्पन्न होने की संभावना है। और गर्म पृथ्वी हिमालय पर ही सबसे पहले ठंडी होने से वहाँ सबसे पहले मनुष्य के जीवन के लिए उपयुक्त या जलवायु व भोजन की उपलब्धता की संभावना थी। समशीतोष्ण जलवायु मनुष्य की संतति के लिए सबसे उपयुक्त है, जो सबसे पहले हिमालय पर ही पैदा हुई होगी। यहाँ अभी भी प्रमाण स्वरूप मूल मानव रहते हैं। हिमालय पर सभी रंग के विकास व विस्तार की परिस्थितियाँ उपलब्ध है। भारतीय आर्यों और ईरानियों के साहित्य से स्पष्ट है कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में ही हुई थी, क्योंकि इस क्षेत्र को विश्व की हर प्रजाति के मनुष्य जानते हैं। हिमालय पर आदि मानव की उत्पत्ति की धारणा से पूरा विश्व सहमत है। डेविड हार्मोनिया पुस्तक में लिखता है कि और हिमालय पर ही मनु का अवस्मरणपण जलवल्लम हुआ था। महाभारत में अस्मिन् हिमवतः श्रृंगे नसवम बदनेतम आचरे, अर्थात मनु ने तब प्रलय की स्थिति में शीघ्रता से जलप्लवन नाव को बांधा था। विश्वकर्मा ने भी इसी काल में वामन व नावे आदि निर्मित किए थे। आयुर्वेद में चरक प्रसंग में ऋषिया खलु कदाचित क्षात्रिना प्राणावाराश्च से लगता है कि ऋषि लोग पहले हिमालय पर ही रहते थे, जो हरिद्वार के मार्ग से दक्षिण भूमि में आए थे। आर्यों की जन्मभूमि जर्मनी के विद्वान जर्मन व रूस बताते हैं कि यूरोपियन मध्य एशिया एवं लोकमान्य तिलक पुत्री ध्रुव फारसी ईरान बताते हैं। नाना पावजी ने आर्य वार्तातील आर्याची जन्मभूमि में लिखा है कि हिमालय में आर्य देवताओं का आदिकालिक जन्मस्थान है। और जीवाश्म या फॉसिल आदि मानव के जीवाश्म विश्व में सबसे अधिक पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुए। यह घाटी इथियोपिया, केन्या व तंजानिया की सीमाओं को लांघती है। प्राप्त जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला कि मानव वंश का उद्भव कम से कम 25 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। मानव वंश के जनकों या कपिमानव एप या का उद्भव उनसे भी 25-30 लाख वर्ष, वर्तमान में 50 से 60 लाख वर्ष पूर्व हो चुका था, जबकि आधुनिक मानव की उत्पत्ति केवल 2-3 लाख वर्ष पूर्व ही हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स वंश को होमो वंश के जनक की मान्यता दी गई है। उपलब्ध प्रमाणों से पता चला है कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की एफोरेसिस प्रजाति 40 लाख वर्ष पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में विद्यमान थी। दोनों में तीन अंतर है। मस्तिष्क कपिमानव की अपेक्षा ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का छोटा या होमो का अधिक चौड़ा था। दांत बड़े और चबाने वाले व होमो के दांत छोटे थे। जो होमो मानव थे उनके दांत छोटे थे और संशोधित खाद्य पदार्थ लेते थे। प्रथम चलते थे वह पेड़ों पर भी चढ़ते थे। होमो सिर्फ 2 पैरों पर ही चलते थे और लगभग 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व के होमो हेनिलस, होमो रुडोल्फेसिस और होमो एरगास्टर की जानकारी हो चुकी है। नए वंश व प्रजातियों के उद्भव के लिए आनुवंशिकी भिन्नता चाहिए, जो उत्परिवर्तन तथा पुनर्योजन द्वारा उत्पन्न होती है। उनमें से फिर प्रकृति सबसे सफल आनुवंशिक रूपों को चुनती है। इस प्रकार पुराने वंशों से नए वंश बनते हैं तथा उनकी नई प्रजातियों का उदय होता है। जलवायु परिवर्तन में ढलते ढालते होमो इरगास्टर से होमो एरेक्टस व फिर होमो स्पेसियंस विकसित हुआ माना गया। होमो इरेक्टस से जीवाश्म अफ्रीका के अलावा विश्व में भी फैले हुए हैं। आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व संभवतः अफ्रीका में विकसित हुआ और संसार में फैलता गया। मानव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका के डीएनए के अध्ययन से पता चला कि 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीकी जमीन पर किसी महिला में आधुनिक डीएनए की
माइटोकॉन्ड्रिया विकसित हुई, जो उससे पूर्व मानव के माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा सक्षम थी एवं उसकी संतानों से वंशों में पहुंचते रहे और अनुकूलन क्षमता अधिक थी। फिर भी अभी मतभेद है कि होमो सेपियंस अफ्रीका से फैला था या विश्व में कई जगह विकसित हुआ था, इसके लिए मतभेद है। और 25,000 वर्ष पूर्व मनुष्य की एक प्रजाति होमो निएंडरथैलेसिस लुप्त हो गई। मध्य पाषाण युग के औजार इसी मानव की कृति है और निएंडरथल व आधुनिक प्रजाति का विकास एक ही प्रजाति पिथेथोलाइपाइन मानव से होना समझा जाता है। मानव कुल का प्रारंभिक सदस्य ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन मानव माना जाता है, जिससे पिथेकैंथोपाइन मानव विकसित हुआ। मानव वैज्ञानिक डार्ट की राय में यह आदिम मानव अन्य प्राणियों की हड्डियों, दांतों व सींगों का उपयोग बिना रूपांतरण के ही औजारों के रूप में प्रयोग करता था। एक गुफा में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव के जीवाश्म के साथ बबून, बंदर व एंटीलोप हिरन के कई जीवाश्म उपलब्ध हुए। दोनों पशुओं के सिर आदि पर चोटों के निशान थे, जो चिंदा पर ही बनाए गए थे। ऐसे निशान जीवाश्म में नहीं बनते। यद्यपि लेवेटाइन में रह रहे मानव 12,000 वर्ष पूर्व गेहूं तथा जौ का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग कर चुके थे, परंतु अफ्रीका में रह रहे मानव को इन खाद्यान्नों का ज्ञान नहीं था। मानव के कुछ समुदाय लगभग 10,000 से 12,000 वर्ष पूर्व गेहूं, जौ, मटर, मसूर का भोजन में प्रयोग करने लगे थे। पूना से 100 किलोमीटर दूर कुकड़ी नदी के किनारे बोरी गांव के पास ज्वालामुखी से निकली सफ़ेद मिट्टी ट्रेफा प्राप्त हुई थी, जिस पर पुरातन पाषाण हथियार मिले। राख के नीचे 6 से 8 मीटर तक लाल मिट्टी है, जिसके नीचे मानवीय हथियार मिले थे। ज्वालामुखी राख में पोटेशियम होता है। कुछ पोटेशियम किरणोत्सारी होता है, जिसका रूपांतरित निर्धारित समय के बाद आर्गोन गैस में हो जाता है। विस्फोटक के समय यह हल्की गैस वायुमंडल में चली जाती है, अतः इस समय राख में आर्गोन होती है। इसलिए राख की आयु के लिए पोटेशियम तथा आर्गोन की मात्रा में तुलना की जाती है। बोरी गांव की वह राख 14 लाख वर्षों की आंकी गई थी। तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सुमात्रा स्थित टोबा ज्वालामुखी की राख का गुणधर्म इस राख के गुणधर्म के समान है, जबकि दोनों के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी है। तो बोरी की काली व लाल मिट्टियों में चुंबकीय अध्ययन से उनकी आयु 7 लाख वर्ष है। बोरी में राख की बौछार, जो पूना के बोरी में राख की बौछार का समय अस्यूलियन कहा जाता है। अफ्रीका में इसी काल के मानवीय अवशेष मिले हैं। हड्डियों के आधार पर उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया है। दोस्तों आगे के पार्ट में जानेंगे, तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।